गुड मॉर्निंग। एमए फाइनल ईयर। मैं डॉक्टर रजनी तसीवाल आप सबका वेलकम करती हूँ। कंडीशंस ऐसी हैं कि अभी हमारे पास किसी भी तरह का कोई माध्यम हमें नहीं मिला है, या यूँ कहिए कि अभी हम लोग सिर्फ आपको व्हाट्सएप वीडियो के माध्यम से या फिर पीडीएफ के माध्यम से स्टडी को कंटिन्यू करवाने की कोशिश कर रहे हैं। कितने सक्सेस हो पा रहे हैं ये डिपेंड करेगा आपके रिस्पांस पर और आप किस तरह से इस चीज़ को लेते हैं। आपने अपनी किताबें ख़रीदी या नहीं ख़रीदी, क्योंकि हमें इस बात की जानकारी मिल नहीं पा रही है और ना ही आप में से कोई भी बच्चा कमिट करने की कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप में से काफ़ी बच्चों ने अभी तक एमए फाइनल की फ़ीस जमा नहीं कराई है। सो दिस इज़ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप अपना एडमिशन कंटिन्यू रखने के लिए कम से कम फ़ीस सबमिट करवा दें। क्लासेस तो अभी जिस तरह से हम लोग कंडीशन में हैं, हम चाह रहे हैं कि मैक्सिमम आपको हेल्प कर सकें या मैक्सिमम आपको हम मैटर पहुंचा सकें। जब भी कभी कॉलेज खुलेगा उसके बाद देखते हैं कि कंडीशंस कैसी चेंज होती है या क्या होती है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन की संस्थाओं का विकास, द डेवलपमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन विच इज़ डीलिंग विद द लोकल सिस्टम। वो संस्थाएं जो स्थानीय प्रशासन का महत्वपूर्ण अंग है। हम सब जानते हैं कि स्थानीय शासन जो था या जो है, था नहीं बल्कि है, प्रेजेंट में भी वो चारों तरफ हमें दिखाई देता है। इसकी कई संस्थाएं कई अतीत के समय से चली आ रही हैं। फिर भी जब हम नगरीय और ग्रामीण दोनों प्रकार की स्थानीय संस्थाओं की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि लगभग 19वीं शताब्दी से हम इसका प्रारंभ मान सकते हैं। मानव मन की इच्छा या उसका जो सोच समझ है वो स्वकेंद्रित होता है। वो कभी ये पसंद नहीं करता कि उसके जो सार्वजनिक मैटर हैं वो कोई दूसरा उस पर डिसीज़न ले। वो चाहता है कि जो भी सरकार चुनी जाए या जो भी निकाय चुना जाए उसमें उसकी भागीदारी हो। कहने का मतलब है कि उसने अपना मत रखा हो, अपनी बात रखी हो। ग्राम पंचायतें व पंचायतें जिन्हें स्थानीय प्रशासन की सबसे लोकप्रिय इकाई माना जाता है, बहुत पुरानी संस्थाएं हैं। प्राचीन भारत में हम देखते हैं तो इस नगरीय सिस्टम या नगरीय प्रशासन के होने का हमें कई प्रमाण मिलते हैं। जैसे हम देखते हैं कि मैगस्थनीज जो है उन्होंने भारत के नगर प्रशासन के बारे में एक विवरण हमें दिया है और उसमें हमें देखने को मिलता है कि उस समय पर 5-5 सदस्यों की लगभग 6 समितियां विभाजित हुआ करती थी। पहली समिति जो थी वो प्राचीन औद्योगिक हस्तकलाओं से संबंधित थी। दूसरी समिति जो थी वो विदेशों से आने वाले लोगों का स्वागत सत्कार करती थी। तीसरी समिति जो थी वो जन्म और मृत्यु दोनों का अभिलेख देखा करती थी। चौथी समिति व्यापार और वाणिज्य का निरीक्षण करती थी। इसी समिति के लोग उचित बाट व माप को सुनिश्चित करते थे। और पांचवी समिति निर्मित वस्तुओं का निरीक्षण करती थी। और छठी जो समिति थी वो देखती थी कि बिक्री की हुई वस्तुओं के मूल्य का 10वां भाग बिक्री कर के रूप में वसूल भी किया जाए। सो दिस वॉज द बेसिकली दीज वॉज द 6 कमिटीज विच दोज वर वर्किंग ऑन दैट टाइम व्हेन वी रीड अबाउट मैगस्थनीज। हमें इन चीज़ों से ये पता चल जाता है कि जो स्थानीय शासन है वो बहुत पहले से चला आ रहा है। और जब हम भारत में आगे की तरफ बढ़ते हैं, वैदिक युग में देखते हैं तो नगरों का कोई विशेष स्थान हमें नहीं मिलता है, जबकि ग्रामीण शासन का जो सिस्टम है वो हमें वहाँ नज़र आता है। गांव की पंचायतें जो गांव के लोगों द्वारा संगठित होती थी और प्रशासकीय व न्यायिक कार्य संपादित करती थी। मनुस्मृति में भी हम देखते हैं कि राजा जो है और गांव जो छोटी सी इकाई है उसके बीच भी संबंध थे। मतलब राजा का मतलब ये नहीं था कि वो सिर्फ राजा था एंड ही कैन नॉट गो टू द ग्राउंड लेवल। वो अपने मंत्री परिषद के माध्यम से, मंत्रिमंडल के बाकी सदस्यों के माध्यम से, दूतों के माध्यम से या कई प्रकार के पदों के माध्यम से ये जानकारी रखता था कि मेरे राज्य में या राज्य के गाँव में या उसकी छोटी सी इकाई में क्या क्या घटित हो रहा है। ये सब जानकारी सिर्फ इसलिए रखी जाती थी ताकि एक शासक को या एक राजा को ये पता रहे कि मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट करना है।
टुडे जब हम देखते हैं तो हमारे बीएम के पद पे देखते हैं, सीएम के पद पे देखते हैं, या हम डिप्टी सीएम के पद पे देखते हैं, या डिप्टी जो है डिप्टी जो मिनिस्टर है उसके किसी भी पद पर किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, तो उस व्यक्ति का होने का मतलब ये है कि वो अवेयर होना चाहता है, वो अवेयर है कि जनता के लिए क्या मैं कर रहा हूँ और क्या मुझे करना है। मनुस्मृति के बाद में जब हम कौटिल्य को पढ़ते हैं, क्योंकि मनुस्मृति के बाद में जब हम कौटिल्य इधर समय आगे की तरफ बढ़ता है, तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो भी हमें ये बताता है कि ग्रामीण जीवन में राज्य का जो हस्तक्षेप है वो न्यूनतम होना चाहिए। मतलब राज्य शांति स्थापना करे, लोक कल्याणकारी कार्य करे, लेकिन गांव का जो जीवन है या ग्रामीण व्यक्ति है या ग्रामीण के ऊपर कोई दूसरी इकाई है, उसका व्यक्ति अपने लिए गवर्नमेंट चुन सके या अपना शासन खुद डिसाइड कर सके। मौर्यकाल में आते आते हम देखते हैं कि जो शासन है वो 6 भागों में बँट जाता है, और उसमें पहला जो है जनपद है, दूसरा स्थानिक है, तीसरा द्रोणमुख, उसके बाद में स्वारवटिक, संग्राम और ग्राम। जनपद जो है वो जिले का मुखिया, उस जनपद का जो मुखिया है वो स्थानिक कहलाता है। हम ग्राम का जो अधिकारी है वो ग्रामिक के नाम से जाना जाता है, और 5 या 10 गांवों के ऊपर जो व्यक्ति बैठा है वो गोप कहलाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने स्वायत्त शासन प्रणाली को अपनाया और विकेंद्रीकरण की नीति को अपना आधार बनाया, और मौर्यकाल के पश्चात गुप्त युग में भी स्थानीय शासन बना रहा, और इस शासन के समय में राजपूतों के समय में ग्राम पंचायतों में कुछ का महत्व कुछ कम हुआ और स्थानीय शासन को कम महत्व दिया गया, लेकिन फिर भी जो केंद्रीय शासन है उसका जो नियंत्रण था वो बना रहा। भारतीय शासन के मुगलकालीन इतिहास में जब हम देखते हैं तो आगे बढ़ते हैं, उसमें कोतवाल का पद भी आ जाता है। कोतवाली से संबंधित सारे जो विषय है वो कोतवाल देखता है। उसी क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों का पता लगाना, सामाजिक कुरीतियों को मिटाना और इसी तरह से स्थानीय मामलों के निष्पादन के लिए वो व्यक्ति जो कोतवाल है वो उत्तरदायी होता है। ग्रामीण स्थानीय प्रशासन के क्षेत्र में इस काल में गाँव का शासन जो था वो सबसे बड़ी इकाई हुआ करता था, और इस गांव के 3 अधिकारी, मुकद्दम, चौधरी और पटवारी, 3 लोग हुआ करते थे। इस काल में आते आते हम देखते हैं कि अबुल फजल की जो आईन अकबरी है वो आईन अकबरी हमें नगरीय जीवन के बारे में बहुत कुछ बतलाती है, ठीक है। और आईन अकबरी से हमें पता चलता है कि किस प्रकार से गुप्तचरों के माध्यम से नगरीय प्रशासन और उसके पदाधिकारियों से जो उम्मीद की जाती है वो पूरी करवाई जाती है। इससे हमें ये प्रकट होता है कि जितने भी घटनाक्रम उस समय हुआ करते थे उन सब के नियमन का दायित्व शांतिमय नागरिक जीवन की दृष्टि से नगरीय प्रशासन और उसके उत्तरदायित्व अधिकारियों पर छोड़ा गया था। ब्रिटिश काल में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि ब्रिटिश काल में भी स्थानीय प्रशासन का बहुत अच्छा विकास होता है। ब्रिटिश काल के अंतर्गत जो डेवलपमेंट हुआ है उसको भी हम 6 भागों में बांटते हैं। जैसे पहला जो समय है वो है 1687 से लेकर 1881 तक। दूसरा जो काल है वो है 1892 से लेकर 1919 तक। तीसरा काल है 1919 से 1935 तक। चौथा जो काल है वो है 1935 से 1950 तक। उसके बाद पंचम जो काल है वो है 1950 से 1992 तक, और जो सबसे अंतिम समय है वो है 1993 से टिल नाउ, जो अब तक हम देख रहे हैं या जो हमारे सामने डील किया जा रहा है। अब 1687 से 1881 में वो कौन सी चीज़ें हुई जिन्होंने इस विकास को आगे बढ़ाया, या ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो कंप्लीट की गई, इसका डिस्कशन हम करेंगे अब अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। वी होप कि आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। प्लीज़ मेक श्योर दैन आप लोग क्लासेस ले रहे हैं, और अपनी फ़ीस जो है वो टाइम पर सबमिट कराइए, क्योंकि बिना फ़ीस सबमिट कराए आपका जो प्रमोट का प्रोसीजर है वो इनकम्प्लीट रहेगा। अगर आपने फ़ीस जमा नहीं कराई तो आपका एडमिशन, जिन ने भी फ़ीस जमा नहीं कराई है उनका एडमिशन स्वतः कैंसिल माना जाएगा। थैंक यू।